हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। सभी को सादर नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपसे आरआरबी के कुछ स्ट्रेटजी के बारे में डील करूंगा। जैसा कि आपने थंबनेल के अकॉर्डिंग देखा होगा कि आरआरबी की जो स्ट्रेटजी है, 1 मंथ स्ट्रेटजी है, उसके रिगार्डिंग कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है कि 1 महीना हमारे पास बचा हुआ है आरआरबी के लिए। काफ़ी लोगों के मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर आरआरबी के लिए हमें कुछ सजेस्ट करिए, हमारा कुछ ऐसा हमें बताइए ताकि हम कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर कर सकें। और कैसे हमें पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और बहुत सारे डाउट बच्चों के लगातार आ रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपके सामने एक लेक्चर लेके आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है? ताकि आपको हर चीज़ ईज़िली समझ में आ जाए। किसी प्रकार का आपको कोई डाउट इस वीडियो के बाद ना रहे। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। आगे बात समझ में चलिए, हम सबसे पहली जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? हम सबसे पहली जो बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करेंगे? किसके बारे में करेंगे कि सर आरआरबी का एग्जाम जो है, वो एग्जाम डेट क्या है? आप सभी को पता लग गई है कि आरआरबी का जो एग्जाम होने वाला है, देखो आरआरबी रेलवे वाला जो एग्जाम है वो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस के अंदर 28, 29 एंड 30 अप्रैल को होने वाला है। कितने तारीख को होने वाला है? 28, 29 एंड 30 अप्रैल को आपका एग्जाम जो है वो रेलवे बोर्ड जो है वो आपको कंडक्ट करवाएगी। ये सभी को यहाँ तक की बातें आपको पता होंगी कि सर 3 दिन हमारा एग्जाम रहने वाला है, और 10 दिन पहले आपको एसटी एससी जो कैटेगरी के लोग हैं उनको रिजर्वेशन के लिए पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा, और 4 दिन पहले या 5 दिन पहले आपका क्या आ जाएगा? एडमिट कार्ड आ जाएगा। और उसके अंदर क्या पता लग जाएगा आपको? 10 दिन पहले तो आपको सिटी का पता लगेगा कि दिल्ली आना है या जयपुर आना है या भोपाल आना है, कहीं पे भी आना है, ठीक है? लेकिन 4 दिन पहले आपको एग्ज़ैक्ट लोकेशन का पता लग जाएगा कि दिल्ली के अंदर कौन-सा है, जयपुर के अंदर कौन-सा है, ठीक है? ये तो हमारी आरआरबी की एक पैटर्न की बात हुई है कि सर ये एक हम कह सकते हैं कि ये एक टेंटेटिव डेट्स हैं, फिक्स्ड डेट है, ठीक है? चलिए, अब मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया कि सर हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए 1 महीने के अंदर। मैंने सब कुछ पढ़ रखा है और मुझे किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो पहली कैटेगरी के लोग वो आते हैं जिन्होंने काफ़ी बार, मतलब कि हम कह सकते हैं कि रिवीजन जो है वो काफ़ी बार कर चुका है। रिवीजन जो है वो मल्टीपल टाइम्स हो चुका है। ठीक है? मल्टीपल टाइम रिवीजन एक बंदे ने जो कर लिया है, अब उसको क्या करना चाहिए? उसको इस टाइम पे क्या करना चाहिए? देखो रिवीजन होना एक अलग बात है और एक इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ना एक अलग बात है। सबसे पहली चीज़, मैं आपको आपके हिसाब से ही चीज़ें बताऊँगा, जो आपके मन में सवाल हैं, जो आपके दिमाग के अंदर सवाल हैं, उन चीज़ों के बारे में मैं आपको ही बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, आप एक काम करेंगे सारे बच्चे, एक दिमाग के अंदर एक थॉट लाएँगे। दिमाग के अंदर एक थॉट लाते हैं कि हमारे पास किसी भी काम को करने के लिए 10 दिन बचे हैं। तो उस 10 दिन के अंदर हमें मैक्सिमम काम को कवर करना है, मैक्सिमम चीज़ को कवर करना है। तो उस चीज़ को हम कैसे कवर करेंगे कि 10 दिन के अंदर वो चीज़ें कवर हो जाएँ, ठीक है? तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही हमारे पास हम कह सकते हैं कि 1 मंथ हमारे पास बचा हुआ है किस चीज़ के लिए? कि सर आरआरबी के लिए हमारे पास कितना मंथ बचे हुए हैं कि सर 10 दिन, 1 मंथ हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है? अब 1 मंथ के अंदर हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हमारा क्या हो जाए बच्चों, हमारा 80% 90% सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है? अब इस बात को ध्यान से देखेंगे कि क्या करते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने इम्पोर्टेंट चीज़ें या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि बच्चों इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। क्या करना है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। इम्पोर्टेंट टॉपिक को अगर आप कवर करते हो, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आप कवर करते हो सबसे पहले, तो आपका सिलेक्शन का दायरा जो है वो बढ़ जाता है बच्चों। क्या होता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप कवर करते हो तो आपका सिलेक्शन का दायरा जो है वो बच्चा बढ़ जाता है। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। किसी भी तरह से आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखनी है कि आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के अंदर आती हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करूँ, हम जो बात कर रहे हैं बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं? आरआरबी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आरआरबी की बात कर रहे हैं, नॉर्थ सेट की बात हम नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, नॉर्थ सेट की बात हम नहीं कर रहे हैं। इन दोनों का पेपर का लेवल अलग-अलग होता है, आप सभी को पता है। आरआरबी जो होता है बच्चों क्या करता है कि वन लाइनर क्वेश्चंस पे फोकस ज़्यादा करता है। वन लाइनर क्वेश्चंस पे फोकस ज़्यादा करता है और नॉर्थ सेट जो है वो डिटेल्ड पे फोकस ज़्यादा करता है। जो डिटेल्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये समरी होती है, डायग्नोसिस होता है पेशेंट का, उस पे ज़्यादा फोकस करने का काम करता है। ये सभी को बात पता है ईज़िली। ठीक है? अब आप तैयारी कर रहे हो किस चीज़ की? आरआरबी की। तो आरआरबी में आपको क्या करना है? आरआरबी में क्या करना है कि आपको वन लाइनर क्वेश्चंस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। किस पे करना है? वन लाइनर क्वेश्चंस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। कैसे करना है? कि देखो, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है पता है आपको? इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सबसे वो क्या होती है? वो क्या होती है? वो होती है हमारी ओबीजी। ठीक है? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ओबीजी, पीडिया, ठीक है? एफओएन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, काफ़ी बच्चे एमएसएन को पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतना भी नहीं घुसना है एमएसएन के अंदर, क्योंकि एमएसएन के अंदर जो क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे वो आपसे वन लाइनर क्वेश्चन्स होंगे और एनाटॉमी फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग होंगे। बहुत सारी डिटेल इसके अंदर क्वेश्चन्स नहीं आते हैं। ठीक है, आज तक का अगर पैटर्न देखा जाए तो रेलवे के अंदर ऐसे क्वेश्चन्स नहीं आए हैं जो डायग्नोसिस के साथ आते हैं कि एक पेशेंट आपके पास इमरजेंसी के अंदर आता है, और उसको चेस्ट पेन हो रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है, बहुत सारी कंडीशंस उसको हो रही हैं, तो आपका प्रायोरिटी इंटरवेंशंस क्या होंगे? ऐसे टाइप के क्वेश्चन नॉर्थ सेट के अंदर पूछे जाते हैं, हमारे आरआरबी के अंदर नहीं पूछे जाते हैं। आगे क्लियर बात समझ में? चलिए, तो ये सारे जो आपने देखा ओबीजी देखा, पीडिया देखा, एफ1 देखा, एनाटॉमी फिजियो की बात करी, एमएसएन की बात करी, साइकियाट्रिक की बात करी, साइकियाट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। साइकियाट्रिक से क्या आते हैं? साइकियाट्रिक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है बच्चों? साइकियाट्रिक से आपने क्वेश्चंस देख लिए, और कहाँ से आते हैं? देखो सीएचएन जो है ना, सीएचएन लीस्ट है। सीएचएन क्या है? लीस्ट है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस कम आते हैं, ठीक है? और न्यूट्रिशन की बात कर सकते हैं, क्या न्यूट्रिशन की बात कर सकते हैं, न्यूट्रिशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स को आपको कवर करके जाना है, एकदम हम कह सकते हैं कि डिटेल में आपको कवर करना है। अब एक बात यहाँ पे समझना, जिस बच्चे ने मल्टीपल टाइम रिवीजन कर रखा है, तो इन सारी चीज़ों को उसने अच्छी तरह से रिवीजन कर रखा है। अब उसको एक चीज़ का अंदाज़ा लगाना है, उसको एक चीज़ का अंदाज़ा लगाना है, सबसे पहली चीज़ कि इनमें से कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैंने आपको पहले ही चीज़ें बताई थी कि आपको क्या करना है, ऐन मौके पे आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है। जो ईज़ी चीज़ें हैं, जो ईज़ी चीज़ें हैं, उनको बार-बार नहीं पढ़ें, उनको बार-बार नहीं पढ़ें, बार-बार पढ़ के उनमें टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि जो ईज़ी चीज़ है वो ईज़ी ही रहेगी, वो आपको 10 बार पढ़ोगे तो भी आ जाएगी, अगर नहीं पढ़ोगे तो भी आपको आ जाएगी। जिसने अगर मल्टीपल टाइम रिवीजन कर रखा है तो। ईज़ी चीज़ों को टाइम वेस्ट नहीं करना है ईज़ी चीज़ों को पढ़ने के अंदर। आपको वो चीज़ों को पढ़ना है जो इम्पोर्टेंस हैं, जो एकदम हम कह सकते सटीक हैं, ज जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उन चीज़ों पे आपको फ़ोकस करना है। जो नई चीज़ें हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो न्यू टॉपिक्स हैं, ठीक है? काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर न्यू टॉपिक से फ़ोकस करना है या नहीं करना है? मैं कहता हूँ कि कतई मत करो। न्यू टॉपिक्स पे आपको फ़ोकस नहीं करना है, जितना मटेरियल आपके पास है सिर्फ़ उतना ही पढ़ के जाओ। सिर्फ उतना ही पढ़ के जाओ। अगर नए टॉपिक्स में से कुछ ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंस है, बार-बार क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं, हमारे टेस्ट सीरीज़ के अंदर भी क्वेश्चन्स आ रहे हैं, हमारे हम कह सकते हैं कि हमारे हमने बहुत बार-बार क्वेश्चन्स रिपीट हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को आपको पढ़ना है। बाकी ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनका दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं होता है, तो उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ें। ठीक है? एक चीज़ आपने देख लिया कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है? दूसरी चीज़, आपको क्या लगाना है बच्चों, मॉक टेस्ट लगाने हैं इस टाइम पे। जो बच्चा कहता है ना कि सर मॉक टेस्ट हम किस टाइम पे लें, तो इस बात का ध्यान रखना कि मॉक टेस्ट आपको कब लेने हैं। मॉक टेस्ट आपको कब लेने हैं मेरे प्यारे बच्चों? इस टाइम पे लेने हैं। 1 महीना बचा है आपके पास, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो इस टाइम पे लगाइए। इस टाइम पे मॉक टेस्ट लगाने से क्या फ़ायदा होंगे? इस टाइम पे मॉक टेस्ट लगाने से आपका क्या हो जाएगा? एनालाइसिस हो जाएगा। इस चीज़ का कि आपने कितना रिवीज़न किया है। ठीक है? आपने कितना रिवीजन किया है, आपके अंदर कितना टैलेंट है, उस चीज़ का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा। और एक हम कहते हैं ना कि आप उस पल को कहाँ जीते हो? आप उस पल को जीते हो सबसे पहले एग्ज़ाम में जीने से पहले आप उस पल को कहाँ जी लेते हो? कहाँ जी लेते हो? अपने घर पे जी लेते हो मॉक टेस्ट लगा के। कहाँ जी लेते हो बच्चों? अपने घर पे ही जी लेते हो मॉक टेस्ट को यूज़ करके। क्या मेरी बात समझ में आ गई?
क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो मॉक टेस्ट का लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इस बात को आपको समझना है, ठीक है? सबसे पहली चीज़ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ों का रिवीजन करना है, दूसरा आपको मॉक टेस्ट लगाना है 1 मंथ के अंदर, ठीक है? अगर आप 5 मैं कहता हूँ कि अगर आपने 5 से 6 टेस्ट भी आपने लगाए, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट का कैसे करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है एग्ज़ाम के अंदर और क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है? ये 2 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये 2 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है किसके अंदर जो मल्टीपल टाइम रिवीजन कर चुका है, बहुत बार एग्ज़ाम दे चुका है उसके लिए, ठीक है? अब इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब काफ़ी बच्चे फ्रेशर हैं, काफ़ी बच्चे क्या हैं? फ्रेशर हैं जिन्होंने अभी पास आउट हुए हैं, जो क्या हुए हैं कि अभी पास आउट हुए हैं और उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जस्ट फॉर्म भर दिया है। उन्होंने जस्ट फॉर्म भरा है, उनको कुछ नहीं पता है, उनको आरआरबी का सिलेबस भी नहीं पता कि हमने कैसे करना है, ठीक है? इतना मैं जानता हूँ, ठीक है? अगर आप में से कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने जस्ट पास आउट ही किया है या फ्रेशर हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, जितने भी क्वेश्चंस आपको मल्टीपल क्वेश्चंस लगाने हैं। मल्टीपल क्वेश्चंस लगाने हैं, मैं कहता हूँ कि आपको जहाँ से भी क्वेश्चन आंसर्स मिल रहे हैं, उनका कॉन्सेप्ट समझो, उनको रटो, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे, हमारे नर्सिंग फील्ड के अंदर कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस ही होते हैं या 20,000 के तब समथिंग ऑलमोस्ट क्वेश्चंस होते हैं, अगर किसी बच्चे ने वो पढ़ लिए तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाता है। 100% आपका सिलेक्शन हो जाता है। आरआरबी एक बेसिक लेवल का एग्ज़ाम होता है, बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं होता है, हम कह सकते हैं कि बेसिक से थोड़ा ऊपर होता है, मीडियम लेवल का पेपर आता है। नॉट सेट की तरह एकदम ब्रॉड नहीं आता है। आपको बस अगर आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी है, ईज़ी चीज़ें पढ़ी हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। ठीक है बच्चों? बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है आरआरबी के लिए, सिंपल-सिंपल चीज़ें पढ़नी है। ठीक है? आगे बात समझ में तो आप जो फ्रेशर बच्चे हैं, उनको क्या करना है मल्टीपल क्वेश्चन्स लगाने हैं, चाहे आप टारगेट आई से लगाइए, चाहे आप पियारा से लगाइए, चाहे आप एनक्लेक्स से लगाइए, चाहे आप यूट्यूब से लगाइए। कहीं से भी आप क्वेश्चन आंसर्स लगा सकते हो, क्वेश्चन आंसर्स की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। ठीक है बच्चों? आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं। ठीक है? तीसरी चीज़, आपने एनालिसिस ज़रूर करना है बच्चों। एनालिसिस ज़रूर करना है। एनालिसिस का मतलब होता है कि आपने क्या किया कि एक मॉक टेस्ट दिया। सपोज़ दैट 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट था। 100 क्वेश्चंस थे। 100 क्वेश्चंस में से आपने 60 क्वेश्चंस को सही किया है, बाकी आपने 40 क्वेश्चंस को गलत कर दिया है। ठीक है? आपने 40 क्वेश्चन को क्या कर दिया है? गलत कर दिया है। जब आपने 40 क्वेश्चंस को गलत किया है, तो आपके नेगेटिव में भी जाएँगे मार्क्स, ठीक है? तो आपके 60 के 50 रह जाएँगे। सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो वो जो 40 क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं, उनको क्या करना है? आपको लिखना है, समझना है, ठीक है? उनको पढ़ना है, क्योंकि 60 क्वेश्चंस आपने सही कर चुके हैं, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। अब पढ़ना किसको है? जो 40 क्वेश्चन जो आपने गलत कर दिए हैं, क्योंकि 60 क्वेश्चन तो आपको आ गए हैं, इनको क्या पढ़ना बार-बार? तो आपको सिर्फ क्या पढ़ना है अभी फिलहाल की कंडीशन में आपको पढ़ना सिर्फ उतना ही है, जो 40 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको लिखना है, उनका कॉन्सेप्ट समझना है। कि भैया इनका कॉन्सेप्ट क्या है? कि इनको अगर हमें बताया गया है तो क्यों बताया गया है? ठीक है? ये क्वेश्चंस अगर हमसे नहीं आए हैं तो क्यों नहीं आए हैं? उसका कारण समझना है, ठीक है? कौन-कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं? ठीक है? कौन-कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं? तो उन टॉपिकों को आपको पढ़ना है। जस्ट ऐसे ही नॉर्मल थिंग्स से आप अगर पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। आई मेरी बात समझ में? यहाँ तक कि क्लास के अंदर किसी को कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। देखो स्ट्रैटेजी के अंदर बहुत कुछ नहीं होता है, स्ट्रैटेजी सिर्फ़ इतनी ही होती है कि हमें इम्पोर्टेंट चीज़ों पे फ़ोकस करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहली चीज़ जो भी बच्चा सुन रहा है मेरे को, जो भी बच्चा देख रहा है, सबसे पहली चीज़ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है। इम्पोर्टेंट टॉपिक आपकी नज़रों में सभी को पता होते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन-कौन से होते हैं। सबसे पहली चीज़, है ना? डीप नहीं पढ़ना है, ठीक है? मतलब एक हम कह सकते हैं कि मीडियम लेवल का पेपर होने वाला है। मीडियम लेवल का पेपर होने वाला है, ठीक है? बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आएँगे। हम कह सकते हैं कि लेंथी क्वेश्चंस नहीं होंगे। लेंथी या टफ क्वेश्चंस नहीं होंगे। कैसे होंगे? मीडियम पेपर होगा। मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होंगे 1 लाइनर, 2 लाइनर, 3 लाइनर, ठीक है? ऐसे 4-4 5-5 क्वेश्चंस नहीं आएँगे, 4-4 5-5 लाइन के, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? दूसरी चीज़, मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ना है, डीप नहीं पढ़ना है, ठीक है? और एकदम लोड नहीं लेना है, ठीक है? लोड नहीं लेना है। काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि यार हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? हम तो एकदम वीक स्टूडेंट्स हैं और इस कॉम्पिटिशन के ज़माने में हम कैसे उभर पाएँगे? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं।
बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। अगर मैं कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर कोई बच्चा ढंग से पढ़ाई कर रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, कंटिन्यूएशन में पढ़ाई कर रहा है, कंटिन्यूएशन ध्यान रखना इस चीज़ का। ये जो मैंने लिखी है ना चीज़, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर कोई भी काम को आप लगातार करते जाते हो, तो उस काम में माहिरता आपको हासिल हो जाती है बच्चों। अगर आपने किसी भी काम को लगातार किया है, लगातार करते रहे, तो आपको उस चीज़ के अंदर माहिरता हासिल हो जाएगी, किसी भी तरह की कोई घबराहट नहीं होगी, उस काम को करने में। आपको बिल्कुल भी झिझक नहीं होगी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे, तो आपको ये लगेगा कि मैंने तो बहुत बार एग्ज़ाम दिया है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे उस चीज़ से, ध्यान रखना। आप उस चीज़ से बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे, आपको किसी प्रकार की कोई डर नहीं होगा कि यार कैसे करूँ? मेरा मेरा जो हम कह सकते हैं कि हाँ, मेरा जो टाइम मैनेजमेंट है वो कैसे करूँ? तो टाइम मैनेजमेंट की घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने मॉक टेस्ट दिए हैं तो। किसी भी तरह की लोड नहीं आएगी आपके। आगे बात समझ में? तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अगर क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें और आपको दोनों को आगे बढ़ने का मौका मिले और घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आएँगे, ईज़ी क्वेश्चंस आएँगे, ईज़ी ही पढ़ना है आपको। ठीक है? थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक सभी को।